हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? सभी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो काफ़ी थोड़ा सा गैप आ रहा था, मैंने बताया भी था आपको कि थोड़ी सी फैमिली के अंदर जो है थोड़ा सा चल रहा है। बेबी का होने के बाद में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो एक टॉपिक अपना बचा हुआ था एल्गी का, जो चल रहा था पहले से। तो एल्गी का उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर रहे हैं आज कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अपन कहें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव, ओवरऑल अपन कहें रिप्रोडक्शन इन एल्गी का जो टॉपिक है वो बाकी है। तो आज अपन बात करेंगे। ये अभी लाइट जो थी वो गई हुई थी, तो लाइट नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट है मैंने पहले लिखा था ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और अपन जानते हैं कि भी एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार से होता है। वेजिटेटिव भी होता है ना, वेजिटेटिव को अपन कह सकते हैं कायिक जनन, और इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और इसे लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन है। देखो, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस है वेजिटेटिव और जो ये है एसेक्सुअल, इसमें रखना है। वेजिटेटिव का मतलब तो है कि कोई भी बॉडी का जो पार्ट है, एल्गी का, प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो ब्रेक हुआ हो, टूटा हुआ हो, या ऐसा कुछ भी हो, और वो नया प्लांट बनाने की यदि क्षमता रखता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? वेजिटेटिव कहते हैं। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा सा देखते हैं एसेक्सुअल, थोड़ा सा टर्म चेंज है। एसेक्सुअल में ऐसा जनन जिसमें नॉर्मल प्लांट से कुछ विशेष प्रकार के संरचनाएं बने, और वो संरचनाएं बनने के बाद में वापस से नए प्लांट बनाने की क्षमता रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल कहते हैं। इसका मतलब वेजिटेटिव से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनी थी वेजिटेटिव में, डायरेक्ट ही प्लांट की कोई भी ब्रांच है वो टूटी है, नया प्लांट बना लिया, वेजिटेटिव। एसेक्सुअल जिसमें कोई विशेष स्ट्रक्चर बनती हो, विशेष में कुछ भी आ सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, फूड का मटेरियल स्टोरेज किया है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विशेष स्पोर्ट्स के द्वारा होता हो तो खासतौर से उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो आप डायरेक्ट जानते हैं अपन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं उनका निर्माण होता है। दोनों जो गैमेट्स हैं वो सेम प्रकार के हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या कायिक जनन जो है वो कैसे होता है। तो पहला आ जाएगा कायिक जनन। कायिक जनन, देखो कायिक जनन में मैंने बता दिया आपको, सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर देखो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कोई भी फ्रेगमेंट है जो एल्गी का, जो खासतौर से जो फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है ना, खासतौर से कौन से? जो फिलामेंटस एल्गी है, कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से हैं, कोई फिलामेंट प्रकार के हैं, इस प्रकार की कोई एल्गी हैं, उनमें कोई भी फ्रेगमेंट होता है या ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से ये टूट जाता है और ये सेपरेट होते हैं इस प्रकार से। इनमें वापस से डिवीजन होता है और नया एल्गी का निर्माण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो फिलामेंटस प्रकार के एल्गी हैं, जैसे यूलोथेरिक्स है, स्पायरोगायरा है और जिग्निमा है। देखो भाई, इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी, सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कौन से एग्जाम्पल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंट, यूलोथेरिक्स, खासतौर से जो भी फिलामेंटस प्रकार के एल्गी हैं उनमें कैसे होते हैं? फ्रेगमेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो यूलोथेरिक्स आ जाएगा, स्पायरोगायरा आ जाएगा, जिग्निमा आ जाएगा। सेकेंड अपन देखते हैं फिजन या विखंडन। विखंडन के द्वारा, ठीक है, तो विखंडन में भी वही है, कोई भी फ्रेगमेंट्स है अनइक्वल फ्रेगमेंट्स में कोई डिवाइड हो जाए। यहाँ तो फिजन में तो बदला होता है, बराबर में पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर भी जो यूनिसेलुलर एल्गी है खास तौर से, उनमें क्या होता है, कोई भी यूनिसेलुलर एल्गी है उनमें बराबर विभाजन होता है और 2 सेल बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। फिजन मेथड वैसे तो देखो ज़्यादा जो बैक्टीरिया है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी है उनमें भी देखने को मिलता है, जैसे डेस्मिड्स वगैरह हैं इनमें। आगे अपन देखेंगे हॉर्मोगोन्स। ठीक है, हॉर्मोगोन्स का मतलब होता है कि ये फिलामेंटस है। इस फिलामेंटस में से कोई भी एक साथ एक कोशिका भी हो सकती है, 2 कोशिका भी हो सकती है,
और 3 कोशिका भी हो सकती है। ऐसे कोई भी कोशिकाओं का ग्रुप हो, 1 से लेकर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उन कोशिकाओं का ग्रुप जो टूटकर अलग हो गया है, और ये टूटकर अलग होने के बाद में इनमें लगातार डिवीजन होगा और नया फिलामेंटस बनने की कोशिश करेंगी। तो इस प्रकार का जो जनन है, या इस प्रकार के जो फ्रेगमेंट्स जो बने हैं, 2, 3, 4 फ्रेगमेंट के सेल्स से जो फ्रेगमेंट बने हैं, उससे क्या कहते हैं, हॉर्मोगोनिया के नाम से। जैसे ये पार्ट है तो इसे अपन क्या कहेंगे, हॉर्मोगोनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जो खास तौर से ऑस्लेटेरिया फिलामेंटस है, नॉस्टॉक फिलामेंटस है। इनके जो ट्राइकॉम होते हैं, इनके जो फिलामेंट उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम्स बोलते हैं। तो ट्राइकॉम्स के कोई भी 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, छोटे से फ्रेगमेंट अगर टूट के अलग होता है, उन टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, हॉर्मोगोन्स कहते हैं। तो ये भी एक जनन का एक मेथड है। ठीक है, वेजिटेटिव ब्रांचेज खासतौर से देखो अपस्थानिक जो है, अपस्थानिक शाखाएं जो हैं, अपस्थानिक शाखाएं हैं। देखो पहली चीज तो ये शाखाएं किस में निकलती है, जो मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर में तो निकलेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो कैरेक्टर है वो किस में होता है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर जो थैलस होगा, उनमें कुछ ब्रांचेज निकलती है, वो ब्रांचेज सेपरेट होकर एक नया थैलस बनाने की क्षमता रखता है। तो सीधी सी बात है, मल्टी सेल्यूलर वाले जो हैं, जिसे अपन कह सकते हैं लार्ज थैलस वाले जो एल्गी, जैसे फ्यूफाइसी है, ब्राउन एल्गी है, उनके अंदर क्या होते हैं, लार्ज थैलस होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, उनमें ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, इसमें इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम्पल का थोड़ा सा याद रखना। जैसे यहाँ पर डिक्टियोटा और फ्यूकस, डिक्टियोटा और फिकस मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल हैं। इनमें एडवांटेशियस ब्रांचेस के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आगे अपन देखेंगे ट्यूबर प्रकार का। ट्यूबर का मतलब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कोई भी गांठ हो, कोई भी स्टोरेज पार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो कारा एग्जाम्पल है, कारा में क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। कारा के अंदर क्या है, राइजोइड्स, और राइजोइड्स में कुछ फूड का स्टोरेज कर लिया जाता है। फूड का स्टोरेज करने के कारण से छोटी छोटी गांठें बनने लगती है। क्या होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है, और उन स्टोरेज होने के कारण से क्या बनने लगती है, छोटी छोटी ट्यूबर्स बनने लगती है, छोटी छोटी गांठें बनने लगती है। ठीक है, इनसे क्या बनने लगती है, छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं, और ये ट्यूबर्स क्या होती है, सेपरेट हो जाती है और नया कारा बनाने के लिए सक्षम है। तो उसे क्या कहते हैं, अपन ट्यूबर्स कहते हैं। आगे देखो बडिंग मेथड के द्वारा भी कुछ कंडीशन में रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। बडिंग का मतलब कहते भी अपन कैसे कहते हैं कि कोई भी एक कोशिकाओं का समूह है, ये कोशिकाओं का समूह है, इनमें लगातार कोई भी कोशिका जो है वो लगातार डिवाइड करती रहती है इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से एक छोटी सी बड बना लेती है। तो ये जो न्यू बड बनी है, ये क्या होगी, अपनी जो मदर कॉलोनी है या मदर जो थैलस है उससे क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, डिटैच हो जाएगा, और ये जो बड है छोटी, ये धीरे धीरे अपनी साइज में ग्रोथ करेगी और अपने पेरेंट के जैसे ग्रोथ करके अपने थैलस है वो बना लेते हैं। तो बडिंग जो होता है वो अनइक्वल प्रकार का होता है, कि मदर जो होती है वो थैलस बड़ा होता है, बडिंग जो होती है काफ़ी छोटी होती है। लेकिन सेल के लगातार डिवीजन से, प्रोलिफरेशन से एक छोटा सा समूह बनता है कोशिकाओं का, जो सेपरेट होकर एक बड के रूप में काम करती है और नया थैलस बनाने में सक्षम होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोसाइफोन एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग। प्रोटोसाइफोन में बड का निर्माण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें विशेष प्रकार के जो स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के हैं। कई बार एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार का जो स्पोर है वो कौन से एग्जाम्पल में पाया जाता है, किस मेंबर के अंदर पाया जाता है, वो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो जो स्पोर्स है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल होते हैं जिनमें फ्लैजिला पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। जू का मतलब मूवमेंट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्पोर आ जाएगा वो आ जाएगा जू स्पोर या चल स्पोर के नाम से भी जानते हैं। इनमें कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नग्न होते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। मतलब ये तो स्पोर, जू स्पोर वो तो कैसा होता है, मोटाइल होता है तो ना, क्योंकि फ्लैजिला इसमें क्या है, उपस्थित है। ये तो फ्लैजिला
और इनमें एक कलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, कलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। और यहाँ पर आई स्पॉट पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, एक आई स्पॉट पाया जाता है जो खासतौर से जो लाइट रिसीवर के रूप में वर्क करता है। थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा आई स्पॉट के रूप में आपको क्या है आई स्पॉट, ठीक है। इसे नेत्र भी कहते हैं, नेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें 2 फ्लैजिला होती है, 2 फ्लैजिला, एक तो हाँ ये एग्जाम्पल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा कौन सा जू स्पोर है जिनमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है? तो पहले तो आप कहोगे एक्टोकार्पस, इनमें कैसे होते हैं, 2 फ्लैजिला वाले जू स्पोर्स पाए जाते हैं। 4 फ्लैजिला वाले जू स्पोर्स कौन से हैं? एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे यूलोथेरिक्स है। फिर पूछा जाएगा मल्टी फ्लैजिलेटेड जो जू स्पोर्स है वो किस में देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे वाउचेरिया, वाउचेरिया का एग्जाम्पल याद रखना भी, वाउचेरिया और उडोगोनियम, वाउचेरिया और उडोगोनियम के अंदर मल्टी फ्लैजिलेटेड पाए जाते हैं स्पोर्स होते हैं, चारों तरफ उनकी क्या पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये तीनों एग्जाम्पल आपके याद रखना, 2 फ्लैजिला, 4 फ्लैजिला और मल्टी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स कौन से मेंबर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल आता है एप्लानोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर जो है वो थिन वोल्ड होते हैं, पतली भीति के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। और कब बनते हैं? जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वाटर की कमी होती है, उस कंडीशन में बनते हैं। होते कैसे हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ये आपको याद रखना भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एप्लानोस्पोर कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, थिन वोल्ड होता है, पतले भीति वाला होता है। इसके अलावा वाटर की जो डेफिशिएंसी है, वाटर की कमी वाली कंडीशन के अंदर इनमें इस प्रकार के जो स्पोर्स है वो बनते हैं और कुछ टाइम तक पड़े रहते हैं, और अगले जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट होकर नया जो थैलस है वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो यूलोथेरिक्स, एप्लानोस्पोर जो किस में बनता है, एप्लेनोस्पोर बनता है यूलोथेरिक्स में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और एप्लेनोस्पोर बहुत बार पूछा गया है कैसा, थिन वोल्ड है। ये दोनों लाइन याद रखें, थिन वोल्ड है, नॉन मोटाइल है, वाटर की डेफिशिएंसी है, और यूलोथेरिक्स में देखने को मिलता है। थिन वोल्ड वाली कई बार पूछा गया है, पतली भीति वाला। आगे पूछा है ऑटोस्पोर्स, कि ऑटोस्पोर्स बनते हैं। ऑटोस्पोर्स है खास तौर से डोरमेंसी कंडीशन में बनता है, डोरमेंसी के लिए मतलब काफ़ी लंबे समय तक वो बने रहते हैं, और डेफिशिएंसी वाली कंडीशन में बनते हैं। सीधी सी बात है, किसी चीज़ का अभाव होता है तभी क्या बनते हैं, डोरमेंट स्ट्रक्चर बनती है। प्लांट में भी डोरमेंट स्ट्रक्चर यदि कोई बनती है, सुप्त अवस्था अगर आती है तो वो कब आती है, अनफेवरेबल कंडीशन में आती है, ताकि वो रेजिस्टेंट जो कंडीशन है उनको सहन कर सके, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वहाँ पर वो क्या होकर रीजनरेट होकर नया प्लांट बना सकता है। तो सेम ऐसी कंडीशन है, ऑटोस्पोर्स है वो डोरमेंसी स्पोर्स होते हैं, अनफेवरेबल में बनते हैं। और एग्जाम्पल में देखोगे आप सेनीडेस्मस, सेनीडेस्मस और क्लोरेला, इनके अंदर इसको एग्जाम्पल में देखने को मिलता है। हिप्नोस्पोर्स, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, जो भी क्लास में देख रहा है कैंडिडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कहीं से भी किसी भी स्टेट से अगर आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। हिप्नोस्पोर्स अगर अपन देखेंगे तो भी कैसा है, नॉन मोटाइल है, कैसा है भाई, नॉन मोटाइल है, वाटर की डेफिशिएंसी वाली कंडीशन के अंदर बनता है। लेकिन हिप्नोस्पोर्स कैसा है, थिन वोल्ड है, मोटी भीति वाला स्पोर होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। एप्लेनोस्पोर जो था वो पतली भीति, और ये मोटी भीति। मोटी भीति वाले स्पोर्स होते हैं और डोरमेंसी कंडीशन के लिए सूटेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हिप्नोस्पोर जो है एग्जाम्पल है पेडियास्ट्रम और है स्फेरिला, स्फेरिला और पेडियास्ट्रम दोनों के अंदर ये देखने को मिलता है। टेट्रास्पोर के नाम से देखना भाई, टेट्रास्पोर जो है वो स्पोर का एक नाम है। टेट्रास्पोर कभी आप ऐसा समझो कि ये टेट्राप्लॉइड होगा, टेट्राप्लॉइड नहीं होता है, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड कोशिका में मियोटिक डिवीजन होने के कारण से ये कैसे बनता है, हैप्लॉइड बनता है। तो इससे अगर इसका जर्मिनेशन भी होगा तो जर्मिनेशन होने के कारण से जो स्पोर बनते हैं, मतलब प्लांट्स बनते हैं, वो भी कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक प्लांट्स बनते हैं। तो आपको सबसे बड़ा टेट्रास्पोर्स जो है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। डिप्लॉइड कोशिका से इसका निर्माण होता है, इसलिए कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेशन से
टेट्रास्पोर के जर्मिनेशन से बनने वाला प्लांट होता है वो हैप्लॉन्टिक प्लांट होता है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल में आप देख लो इसमें बैट्रिकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया मतलब रेड एल्गी के दोनों एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी पॉलीसाइफोनिया आपको पढ़ाऊंगा तब देखना आपको किस प्रकार के जो स्पोर्स है ये बनते हैं, तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। बैट्रिकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये देखने को मिलता है। अगला आ जाएगा एकाइनिट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकाइनिट जो होते हैं वो एकाइनिट क्या होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और फूड का स्टोरेज कर लेते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में उस फूड को यूज में ले सके। ठीक है, थिन वॉल्ड वाले होते हैं, मोटी भित्ति के बने होते हैं, ये बताई दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल में देखेंगे क्लेडोफोरा, पिथोफोरा और नॉस्टॉक और बॉक्चेरिया इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अगला अपन देखेंगे ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, ऑक्सोस्पोर्स अगर अपन देखेंगे, ऑक्सोस्पोर्स खासतौर से डायटम्स के एग्जांपल जो है उनमें देखने को मिलता है। ऑक्सोस्पोर्स एक विशेष प्रकार की सेल्स बनती है जिनसे नए सेल्स बनाने की या नई जो फिलामेंट है एथेलस बनाने की क्षमता पाई जाती है, खासतौर से बेसिलियोफाइसी या डायटम्स के अंदर देखने को मिलता है। आपको याद रखना ऑक्सोस्पोर्स कई बार पूछा जाता है, ऑक्सोस्पोर्स बेसिलियो और जो डायटम्स है उसमें देखने को मिलता है। एक ही बात है, बेसिलियोफाइसी कहे या डायटम्स कहे। ये पाल्मिला स्टेज के अंदर है कि किसी भी सेल में सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद में उनमें जो स्पोर्स बनने वाले होते हैं, लेकिन वाटर की डेफिशिएंसी या किसी भी फूड मटेरियल की डेफिशिएंसी के कारण से वहां पर फ्लैजिला है वो विकास नहीं हो पाती है, फ्लैजिला नहीं बन पाती है, तो कोशिकाओं का एक समूह रह जाता है। जैसे मान लो यहाँ ऐसी कंडीशन है और इसमें सेल्स डिवाइड होने लगी है, बहुत सारी डिवाइड हुई सेल, और सभी में जो फ्लैजिला बनने वाली थी उस टाइम पे फ्लैजिला डेवलप नहीं हुई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की डेफिशिएंसी के कारण से उनमें फ्लैजिला विकसित नहीं हो पाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है उसे अपन क्या कहते हैं, पाल्मिला स्टेज के नाम से जानते हैं, जो खास तौर से किसमें बनता है, यूलोथेरिक्स और क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर नॉन मोटाइल जो स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स सेल्स फॉर्म्ड वाटर की लेवल क्या हो जाता है, अचानक से कम होता है, डेफिशिएंसी होती है, फ्लैजिला नॉट डेवलप्ड, जिसके कारण से नॉन मोटाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये भी अपन ये भी कह सकते हैं नॉन मोटाइल ग्रुप ऑफ जो स्पोर्स भी कह सकते हैं। और अगला आ जाएगा डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी सीधी सी बात है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसे अपन कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी भी खास तौर से सिनोवियल कॉलोनी जो है, सिनोवियल कॉलोनी है जिसमें सभी कोशिकाएं एक फिक्स नंबर और एक साथ अरेंज रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, सिनोवियल कॉलोनी कहते हैं। जिनमें मूवमेंट करने की क्षमता पाई जाती हो उसे सिनोवियल कॉलोनी कहते हैं। और एग्जाम्पल उसका आ जाएगा वॉलवॉक्स और उडोराइना और पेडियास्ट्रम। ये कैसे होते हैं, सिनोवियल कॉलोनी के एग्जांपल है। सिनोवियल कॉलोनी के अंदर छोटी कोई भी एक सेल जो है वो लगातार डिवाइड करके कॉलोनी बना देती है। किसके अंदर, बड़ी कॉलोनी के अंदर छोटी कॉलोनी का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये मदर कॉलोनी है, मदर कॉलोनी में कोशिका जो है वो विभाजित होकर एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण कर लेती है इस प्रकार से। और ये बड़ी कॉलोनी है जो फ्लैजिला निकली रहती है इस प्रकार से। तो ये डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है। डॉटर कॉलोनी जो है वो सेपरेट होकर एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये भी इसका किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस्ट एग्जांपल है। अपन बात कर रहे थे आई स्पॉट की, ठीक है। आई स्पॉट क्या है, देखो एल्गी में खास तौर से जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, कैसे होती है, मेम्ब्रेन से कवर्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल, जिसमें फिल्ड विद पिगमेंट्स पाए जाते हैं। खासतौर से जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन से पिगमेंट्स होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसे कई बार कैरोटिनॉइड्स ग्लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं, कैरोटिनॉइड ग्लोब्यूल्स। देखो मेन जो फंक्शन अगर अपन देखें आई स्पॉट का तो क्या होता है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। कहां पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है। तो अपन ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये मान लो कोई
क्लेमाइडोमोनास ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर जो पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, आई स्पॉट के नाम से जानते हैं। एक आई स्पॉट जो है फोटो रिसेप्टर के कारण से जो एल्गी की सेल होती है वो क्या करती है, मूवमेंट शो करती है। फोटोटैक्सिस के नाम से जानते हैं कि आई स्पॉट क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है, लाइट रिसीवर। लाइट रिसीवर के रूप में काम करता है, लाइट एक्सेप्ट करता है, और उसके कारण से होने वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं, फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस कहते हैं लाइट की मूवमेंट से। फोटोटैक्सिस दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ एल्गी ऐसा हो कि इधर से जैसे लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, और ये क्या है, एल्गी है। अब इसमें लाइट से रिफ्लेक्शन, फोटोटैक्सिस जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो ये इसकी तरफ मूवमेंट करे, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, और एक नेगेटिव कि यहां से ये दूर जाए। तो ये कैसा है, नेगेटिव फोटोटैक्सिस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक इसमें अपन कह सकते हैं कि आई स्पॉट जो है, इसमें जो पिगमेंट्स है ये जो काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, रोडोप्सिन प्रोटीन की तरह काम करते हैं। रोडोप्सिन प्रोटीन जो ह्यूमन में पाई जाती है या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं, रोडोप्सिन प्रोटीन के सिमिलर। रोडोप्सिन फोटोरिसेप्टर के सिमिलर। सिमिलर स्ट्रक्चर शो करती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। जो इसका मेन काम क्या हो गया, फोटो रिसेप्टर के रूप में। फोटो रिसेप्टर कह सकते हैं, लाइट रिसीवर कह सकते हैं। फोटोटैक्सिस इसका इफेक्ट है कि लाइट के प्रति ऑर्गेनिज्म या एल्गी सेल जो है वो कैसे मूवमेंट शो करती है, तो उसे क्या कहते हैं, फोटोटैक्सिस कहते हैं। फोटोटैक्सिस दो प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर लाइट की तरफ अगर मूवमेंट करे तो पॉजिटिव, और लाइट के जस्ट ऑपोजिट मूवमेंट करे तो नेगेटिव कह सकते हैं अपन। पिगमेंट्स किसके बने होते हैं, आई स्पॉट्स बने होते हैं, मेम्ब्रेन के एक ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर खास तौर से पिगमेंट्स भरे होते हैं, और कैरोटिनॉइड्स ग्लोब्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे स्ट्रक्चर होती है, रोडोप्सिन जो प्रोटीन है एनिमल्स में पाई जाती है उसके सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये इसका थोड़ा सा क्या है, विशेष कैरेक्टर है। एक बार इसका नाम है, कई बार स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है, स्टिग्मा। इसे स्टिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका थोड़ा सा एक विशेष लक्षण है अपने आप में। एक इसमें और भी हो सकता है, फोटोटैक्सिस जो है, फोटोटैक्सिस क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। फोटोटैक्सिस जो टर्म है यहाँ पर, फोटोटैक्सिस ऐसे कह सकते हैं ना, फोटोटैक्स, ठीक है, फोटोटैक्सिस ये कह सकते हैं। फोटोटैक्सिस क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अगर मान लो कि लाइट की इंटेंसिटी कम है, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो ये क्या करता है, लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाता है। लाइट की इंटेंसिटी कब बढ़ाता है, जब इनको फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रेट को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरी कंडीशन है, लाइट की इंटेंसिटी को कम करते हैं कब, जब इनको लगता है कि जो पिगमेंट्स है वो डैमेज होने लगते हैं, फोटो डैमेज। फोटो डैमेज, जब पिगमेंट्स को बचाना होता है, फोटो डैमेज को बचाना होता है, तो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाना होता है तो लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो ये पूरी चीजें जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आई स्पॉट कंट्रोल करता है। ये आई स्पॉट के बारे में छोटी सी जानकारी थी। तो ये छोटा सा आज का अपना वीडियो था। उम्मीद करता हूँ सभी को आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आपको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, और अगले वीडियो में इसी प्रकार से अपन मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में। आज जो क्लास है वो अपनी यही कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।